मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके लिए हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है। दोस्तों जल्द से जल्द जुड़ जाइए क्योंकि आपने किसी से वादा किया होगा कि मैं जल्द से जल्द क्या करूंगा दोस्तों, सपने पूरे करके दिखलाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों एकदम मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार। आप लोग कहते हैं तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने तू बड़े देखना, मां पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। याद रखिए दोस्तों, जीतने के लिए एक जिद ही काफी है और हारने के लिए एक डर ही काफी है। तो इस डर को निकालो और जल्द से जल्द जुड़ जाइए क्योंकि आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही शानदार है। दोस्तों निश्चित मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां से निश्चित प्रश्न आएंगे और 100 में 100% का वादा करता हूं। तो इसलिए जल्द से जल्द जुड़े रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम एवं नरम दल, ठीक है, तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था सर? समझौता हुआ था। यह अपने आप में इतना शानदार प्रश्न है जिसको देखकर आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? उत्साहित हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर उत्साहित होने के लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर जानकारियां बहुत सारी छिपी हुई हैं। यहां पर यह जो अधिवेशन हुआ था, जो अंबिका साहब थे, याद रखिएगा मजूमदार साहब, उन्हीं के अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है। और यह अधिवेशन कब होता है दोस्तों? 1916 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में होता है। और आपको बता दे यही अधिवेशन है, यही वो अधिवेशन है जो कांग्रेस को दो पार्टों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से दोस्तों? एक था गरम दल, एक कैसा गरम दल था और दूसरा कैसा था? नरम दल था। याद रखना, अगर गरम दल की तरफ हो जो उत्तेजित नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अगर ये सब क्या है अर्थात मारपीट को क्या करते थे मेरे दोस्त? बढ़ावा, मतलब हम छीन कर अब ले लेंगे, अब मेरे पास इतनी ताकत आ गई है, हम कांग्रेस की नहीं, याद रखना दोस्त अंग्रेजों की रणनीति को समझ गए हैं और अब हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो वहीं पर नरम दल वाले जैसे महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग क्या थे? नरम प्रवृत्ति के थे। अर्थात हम प्यार से मांगेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? आंदोलन का मतलब होता है प्यार से रखी गई बात को अगर सामने वाला नहीं मानता है तब हम फिर दोबारा रखेंगे, तिबारा रखेंगे। जब तक हम अपनी मांग को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। और यही किया है कौन? भारतीय राष्ट्रपिता कहने वाले महात्मा गांधी जी ने बार बार मांग को रखते रहे। 1917 से लेकर के 1947 तक लगातार क्या होता रहा दोस्त? आंदोलन पर आंदोलन होता रहा और अंततः भारत को क्या हुई? स्वतंत्रता मिली। अंततः भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ, जो मुस्लिम लीग आगा खां का नाम सुने होंगे, 1906 में स्थापित हुई थी, उससे भी क्या होता है मेरे भाइयों बहनों? समझौता होता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो ये सारी कुछ बातें थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए और भी शानदार। हाल ही में भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है जिसके अनुसार देश में वनों
एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। यह 4 ऑप्शन आपके सामने नया डाटा आया है, अभी जान लीजिएगा। नए डाटा के अनुसार मैंने बात कर रहा हूं 24.56%, 21.16%, 19.56% और 18.56%। तो पहले जो था याद रखिएगा ये वाला पार्ट था, लेकिन वर्तमान की बात हो रही है 2019 की, तो जाहिर सी बात है ये वाला डाटा है, याद रखिएगा। प्रश्न का आंसर आपका 24.56। अर्थात भारत में वनों को प्रतिशतता की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो 24.56% क्या है, देश में वन है, याद रखिए दोस्तों। यहां से बढ़ा है, याद रखिए, वृद्धि हुई है लगातार। पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व क्या है, कह रहा है भैया, जो याद रखिएगा क्या है, एक रिपोर्ट यह है सबके लिए, मांग यह है पूरे विश्व के लिए कि हर देश में लगभग 33% वन होना चाहिए कुल स्थल का, याद रखिएगा। कुल स्थल में अगर स्थल 100% है तो उसका 33% क्या होना चाहिए दोस्तों, वन होना चाहिए। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम वनों के विस्तार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है भैया, मध्य प्रदेश राज्य में है। जो सबसे कम बात आती है उनमें हरियाणा का नाम आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो वहीं अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि में याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, यह जान लीजिए आप, क्या जानना है कि प्रतिशत के आधार पर इसमें एक प्रश्न दिया है, इसीलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रश्न दिया है फिर आप लोग मजा नहीं पाएंगे। सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे सादा निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे हमारे साथ नए हो वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, भगवान ने दिए 2 हाथ, भगवान ने दिए 2 हाथ, तो कुछ अच्छा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त, याद रखिए। आगे देखते हैं, बहुत शानदार बातें आगे हैं। अगला प्रश्न, कोटा किस नदी के किनारे है दोस्तों। अभी यह चर्चित रहा, बहुत ज्यादा मुद्दे में रहा, इसलिए यहां पर एकदम आपको समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि कोटा किस नदी के किनारे है, तो आपको जानना चाहिए कोटा। 1 मिनट बेटा, थोड़ा फोन आ रहा है, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूं। आइए, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा कोटा जो है 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ये जान लीजिए। लूनी नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, केन नदी। 4 ऑप्शन में अगर जो सबसे सही ऑप्शन है याद रखिएगा वह है चंबल नदी, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है कोटा, चंबल नदी। और यह क्यों मुद्दे का विषय रहा, याद रखिएगा, जब क्या होता है ओम बिरला साहब क्या होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, क्या बनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं ना। तो लोकसभा के अध्यक्ष जब बनते हैं तब अब आप जान लीजिए मेरे भाई क्या होता है, तब वह कहां से सांसदीय क्षेत्र के हैं, तो कोटा वाले क्षेत्र जो राजस्थान में है, याद रखिएगा कोटा। और यह चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही, तो याद रखिएगा दोस्त 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही, 7.9%, याद रखिएगा, फीसदी पे जा रही थी। आगे अगला प्रश्न अपने आप में है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्त। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 ईस्वी में इस क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत शानदार है, 1882 ईस्वी में नहीं, बहुत शानदार क्या होता है दोस्त, इस जो आनंद मठ रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, अर्थात तब निकल कर रचित जाती है 1800 कितने दोस्त 82 में। और इसमें 1773 याद रखिएगा, 1773 का एक क्या है, सन्यासी विद्रोह है, उसी कहानी उल्लेख है, यह जानना आपके जानना चाहिए। और यह आनंद का मठ और कहीं पर
अभी आगे आएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न है, तो इसलिए इसको भी जानना चाहिए। लेकिन आनंद मठ को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार प्रश्न आया हुआ है, और सन्यासी विद्रोह को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, याद रखिएगा। एमपी लिख गया उसका मत समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मैं आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखिएगा दोस्त क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 29 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और आप जानते हैं किसे मिला होगा। क्या रजनीकांत को मिला, या अमिताभ बच्चन साहब, या ऋषि कपूर, या विनोद खन्ना जी को? तो याद रखिएगा, यह जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, यह 2018 का दिया गया है, जो 2019 में दिया गया, याद रखिएगा। ये किसका है? 2018 का अमिताभ बच्चन साहब को यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक है, याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अमिताभ बच्चन साहब का नाम तो अभी देख रहे होंगे, कोरोना में जब मोबाइल लगाते हो तो दोस्तों क्या है, सैनिटाइजर, ये है, सब चीज दूर रहिए, उचित दूरी बनाकर रखिए, सब बोलते रहते हैं ना अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में। तो आप लोग यह भी जानना चाहते हैं तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो कौन भूलेगा भैया वह घटनाओं को, 1025 वाली, याद रखिएगा, बहुत शानदार है। तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन भैया? महमूद गजनवी, ठीक है। कितनी बार? 17 बार, याद रखिएगा, कितनी बार बोलता है ना कि कितनी ज्यादा लूटता है ये भारत आकर। तो याद रखिएगा, अंतिम आक्रमण था किसका? महमूद गजनवी का, भारत में नहीं, 1025 का। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो अध्यादेश की बात आती है तो पहली बात तो जान लेते हैं, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में क्या होता है, अध्यादेश के बारे में अर्थात दिया गया है। कौन, किसके पास यह पावर है भैया? तो याद रखिए, राज्य में राज्यपालों के पास है, तो केंद्र में किसके पास है भैया? हमारे राष्ट्रपति जी, जो देश के प्रथम नागरिक हैं, उनके पास है, याद रखिएगा। और यह क्या होता है? अल्पावधि कानून होता है। क्या होता है? अल्पावधि कानून होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अल्पावधि कानून क्या होता है? जब संसद का एक सत्र या दोनों में, 2 सत्र या एक सत्र क्या होता है, सदन में न चल रहा हो, खासकर संसद का सदन न चल रहा हो, या सत्र जिसे कहते हो ना, सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया? अल्पावधि कानून लेकर आते हैं, जो थोड़े समय के लिए होता है, जो थोड़े समय के लिए होता है। दोस्तों समय दो, देखो फिर मजा कितना आता है, आपके कितने प्रश्न सॉल्व होते हैं ये देखिएगा, मेरा वादा है। बस आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखो इस पे। अल्पावधि कानून होता है तो जब आप सांसद के जानते हो आप लोग, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से, मतलब 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए ना। तो अधिकतम कितना हो सकता है भैया? 6 माह हो सकता है, याद रखिएगा। अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह दिया है क्या? 6 माह तो दे दिया है जी, ठीक है एकदम। लेकिन मेरे दोस्त एक बार और बहुत बड़ी बात आती है। क्या बात आती है? कि जिस दिन से सत्र चलेगा, जिस दिन से सत्र चलेगा उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पारित कराना होगा। तो 6 महीना इधर और 6 सप्ताह उधर, तो अधिकतम जब पूछ लिया तब 6 माह 6 सप्ताह होगा। अगर बोल देता अध्यादेश की अवधि कितनी है, तब आप इसको याद रखिएगा 6 माह पर टिक करते। यही प्रश्न की निचोड़ थी, याद रखिएगा। यह अल्पा अवधि कानून है। और जो इस समय देखे रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में अध्यादेश जारी था, 3 तलाक पर कई बार आया है, ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत सारी चीजों पर क्या होता है, अध्यादेश आता रहता है समय समय पर ना। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे है, कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे जी। सत्यशोधक, ठीक है, समाज के ज्योतिबा फूले, ठीक है। और फिर
राधा स्वामी सत्संग, शिव दयाल सिंह, और तत्वबोधिनी सभा के क्या अरविंदो घोष जी नहीं, यही गलत है, याद रखिएगा। तो ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक था आपका कौन सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे ना? तो प्रथम संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा। तो संस्थापक कौन थे या अध्यक्षता, दो प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा जो संस्थापक थे वह कौन थे, ये A.O. हुम थे, और जो प्रथम अध्यक्षता की थी वह कौन की थी, वे उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी ना। यह दोनों प्रश्न याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में होती है ना, 1885 ईस्वी में होती है। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी से मिल करके दोनों लोग राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाते हैं, ताकि 1857 जैसे क्रांति दोबारा फिर ना उत्पन्न हो सके, याद रखिएगा। तो इस तरह ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक था। लाल बाल पाल, ठीक है ना, लाल पाल बाल कह दिया है, कोई बात नहीं, लाल पाल बाल, लेकिन ज्यादातर जो फेमस है लाल बाल पाल, ठीक है, ये जानिएगा। लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाल के नाम से, देखिए यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया ना क्रम, यही मैं कह रहा था गड़बड़ दिया है। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, ये बाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पाल से क्या हुआ है, सॉरी, पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल हुआ है, और बाल से क्या हुआ है, बाल गंगाधर तिलक। तो एकदम सही दिया है, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल, और बाल से आपका क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो उपरोक्त क्या है, सभी हैं, याद रखिएगा, क्रम दिया हुआ है, एकदम जानिएगा। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है भैया, याद रखिएगा, इस बार 129वां है, याद रखिएगा। ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। भारत का इस बार मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान मिला हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मानवाधिकार दिवस 2019, ठीक है, मानवाधिकार दिवस 2019 ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या है, याद रखिएगा। तो पहली बात तो जान लीजिए, हर वर्ष 10 दिसंबर को क्या होता है, यह दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। जो लोगों का अधिकार है ना, जैसे आपको अधिकार मिला, तो इसी तरह पूरे विश्व में नहीं अधिकार दिया जाता है नागरिकों को, बहुत सारे नेचुरल जस्टिस के तहत, याद रखिएगा। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, याद रखिएगा, यही इस बार की थीम थी। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है। आप सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमें देखकर बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भैया अगर नाम लेंगे तो हमारे भाइयों बहनों की बहुत तादाद संख्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो सबका क्रम से नाम लूंगा, जल्द से जल्द, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, बहुत शानदार है, क्या है, मैनुअल मरेरो क्रूज किस देश के क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा दोस्त, 4 ऑप्शनों में से पहला ही ऑप्शन आपका सही है, क्यूबा, याद रखिएगा, क्यूबा के प्रधानमंत्री बने हैं। क्यूबा एक, याद रखिएगा, स्वतंत्र देश है, लेकिन किसके अधीन है ये जानना चाहिए। तो यह कहां पर है, यह उत्तरी अमेरिका का यह द्वीप है। एक कहां पर है, द्वीप है जो अटलांटिक महासागर के पास, जब आप मैक्सिको की खाड़ी और इधर कैरेबियन सागर देखेंगे तो उसी के आगे आप ऊपर, अर्थात उत्तर पूर्व में क्या दिखाई देगा आपको, नहीं, क्यूबा दिखाई देगा, फिर उसके बाजू में हैती दिखाई देगा, यह जानना चाहिए। तो याद रखिएगा, नहीं तो ये जानकर आपको बहुत महत्वपूर्ण है क्यूबा, ठीक है। आगे प्रश्न आपके सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मैं अभी से आपको पूछना चाहता हूं कि हिंदी के क्षेत्र में इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता है?
अगर जो बच्चा हिम्मत वाला है वही इस प्रश्न का जवाब देगा, और मैं देखूंगा जरूर कौन देता है इस प्रश्न का जवाब। और अगर और बहुत ज्यादा जागरूक बनना चाहते हैं तो फिर अंग्रेजी वाला भी बता देना कि इस बार अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। तो याद रखिएगा यहाँ पर संस्कृत का दिया है, क्या संस्कृत भाषा के लिए पन्ना मधुसूदन को उनकी कविता क्या है प्रज्ञाचक्षुषम् के लिए साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो जी हाँ, एकदम सही है। उर्दू भाषा के लिए सफ़ी किदवई को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला है। क्या यह बात सही है? सफ़ी किदवई को क्या मिला है याद रखिए उर्दू के क्षेत्र में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो एक भी सही है, दो भी सही है, तो अर्थात आपका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा गांधी जी देखे होंगे बहुत ज्यादा निकल के आई थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव होता है तो हार जाती है ना, यह जानना चाहिए। तब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1900 याद रखिएगा कब भैया? 1977 से, ठीक है, जब वो याद रखिएगा 79 के बीच में नहीं, अर्थात यह डेट आपको बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1975 से 77 के बीच में देश के आंतरिक विद्रोह के कारण क्या होता है दोस्त, राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है, अर्थात अनुच्छेद 352 लगा होता है, और उसमें इंदिरा गांधी की क्या थी? अहम भूमिका थी। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत शानदार है। फिर उन्होंने क्या किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और बिहार में जब बाढ़ आई थी तो स्वयं गई थी देखने, गरीबों से मिलने गई थी। यह ठीक है, राजनीति है, अच्छी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, अच्छी बात है, गरीबों के बीच में जाना चाहिए। लेकिन गरीबों का फिर जीत जाने के बाद जब उनके बीच में लोग नहीं जाते तब अच्छाई नहीं, गलत है ना। तो यह जानना आपके लिए जरूरी है। आज भी गरीबी हटाओ का नारा तो आ गया, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी है, कि अभी भी डाटा के अनुसार 21% से अधिक लोग क्या देश में गरीब हैं। यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 के बीच में ना। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे बातें तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना का। नहीं तो 51 से 56, ठीक है, हमने बताया था आपको 56 से 61, ठीक है, 61 से, ठीक है, याद रखिएगा कितना 66, ये 1961 है, ये 1956 है। फिर 3 साल का 1969 से 74, 3 साल का अवकाश रहता है। 1974 याद रखिएगा, ये 1974 है, ये 1969 है। फिर 1974 से नहीं भैया, याद रखिएगा 1974 से नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 1974 से क्या हो गया, 1974 से आपका 1978, ठीक है, यही 4 वर्ष 5वीं पंचवर्षीय योजना रहती है। ये आपके सामने है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश की किस सुरंग का नाम अटल कैनाल कर दिया गया है? तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है भैया, रोहतांग जो भैया टनल है उसी का नाम बदल करके ही बदल कर क्या रखा गया है, अटल मतलब सुरंग कह दो, बस बहुत जरूरी है यह। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यह सुरंग जो है भैया, यह बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। हिमाचल प्रदेश को जो है भैया लद्दाख के क्षेत्रों से क्या कर देगी, जोड़ेगी ना। तो रोहतांग दर्रा भी तो है, कहाँ पर है यह कमेंट करिए, पीछे पढ़ाया हूँ मेरे भाई। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह यह अभी हाल में था, यह जो योजना थी
यह कांग्रेस अर्थात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी जाकर के यह पूरी हुई है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे जानना चाहिए शाहनामा के रचयिता कौन है, तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी साहब हैं। कौन है भैया? फिरदौसी जी हैं। यह प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मछलियों की यकृत में कौन सा होता है भैया? विटामिन डी होती है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा याद करवा दीजिए। तो जाहिर सी बात है मछलियां कहाँ होती हैं भैया? पानी में होती हैं, ठीक है। और पानी में होंगी तो उनके यकृत में जानते हो बढ़िया कितना होगा। और विटामिन डी क्या होती है? सूर्य से संबंधित होती है। तो मछली जब बाहर आएंगी तो धूप पड़ेगा तो जलेंगी, और जलेंगी तो उसमें से तेल निकलेगा। जाहिर सी बात है। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यकृत में नहीं। आगे आइए, हाल ही में सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की, जो संबंधित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह टीकाकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। टीकाकरण बहुत जरूरी है। टीका अभी देख रहे होंगे देश जैसे पोलियो मुक्त तो हो गया है, लेकिन अभी भी अभियान बार बार चलते रहते हैं। पोलियो हमेशा अभी भी बीच बीच आता रहता है, ये जानना चाहिए। 2011 से भारत पोलियो मुक्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अभी टीबी का लक्ष्य रखा गया 2025 में ही मुक्त होगा टीबी से लक्षणों से। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और अभी देखे होंगे कोरोना वायरस जिस तरह पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, अभी तक इसका टीका नहीं आया है ना। जिसे तुम वैक्सीन कहते हो उसी को हिंदी में टीका बोलते हैं। तो अभी भी वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए तो ठीक है। आगे देखते भैया, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने बताया था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कौन से लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से हटा दिया गया है? ठीक है, बहादुर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? MiG-27, याद रखिए। MiG-21 भी दिया है, ठीक है। शायद आपको नहीं याद होगा भैया, ठीक है। वो मोछा वाले, क्या नाम था उनका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जिन्हें पाकिस्तान सरकार पकड़ के क्या हुई थी, अर्थात भारत भेजी थी ना। यह जानना चाहिए जल्दी से। और उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है वीरता के लिए। तो अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, जल्द कमेंट करिए ताकि आप, मुझे मजा आए ना कि मेरे बच्चे कितना जागरूक हैं, ठीक है। याद रखिए, जल्दी से भेजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत शानदार प्रश्न है। आप कहानी ना याद करिए जल्दी से। पाकिस्तान ने किस और पाकिस्तान के विमान को मार भी गिराया था ना, याद रखिए। उन्होंने ये जानना चाहिए, जो कि पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान था वो भारत से खतरनाक था, लेकिन तब भी कितनी कुशलता से मारा था, ये जानिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये तो जानते ही होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, अर्थात अपने ग्रंथों को अपनाओ, क्योंकि ग्रंथ में ही सभी चीज का अर्थात निवारण है। सभी दुखों का निवारण ग्रंथों में ही है, यह जानना चाहिए। आगे देखिए भैया, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संविधान द्वारा निश्चित की गई है, यह जानना चाहिए। तो नहीं मेरे भाई, संविधान में नहीं बात थी, इसमें बाद में संसद द्वारा क्या किया गया है, संशोधन कर दिया गया है ना। संसद द्वारा निर्धारित की जाती थी, तो ये बात तो ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी प्रश्न, संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। संसद ही निर्धारित की है, लेकिन संविधान द्वारा निश्चित की गई है, यह भी जानना चाहिए था। तो ये प्रश्न अपने आप में पहले संविधान में निश्चित नहीं की गई थी, ये याद रखिए। संसद ने निश्चित किया, क्या 51वां संविधान संशोधन किया है संसद ने। कब भैया? 2003 में। 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी के द्वारा, और किसने किया? संसद ने किया, यह जान लीजिए। आगे भी संसद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और क्या है? और तय की है, क्या तय की है, यह
जानना चाहिए क्या तय की है कि भैया जो कुल लोकसभा है, कुल लोकसभा कितना है 545 है, इसका 15% से अधिक अर्थात क्या होगा भैया, लोकसभा में मंत्री परिषद की संख्या जो है इससे ज्यादा नहीं होगी, जिसमें स्वयं पीएम होंगे अर्थात प्रधानमंत्री इसी के अंदर होंगे। तो अगर 15% से अधिक तो लगभग 81 या 82 सदस्य आते हैं काटने पीटने में, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी। ये प्रश्न बहुत शानदार है। अगला भैया, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न भी बहुत शानदार है। नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को क्या किया है, SDG इंडेक्स क्या किया है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है, लॉन्च किया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो याद रखिएगा SDG का जब रिपोर्ट आई तो उसमें सबसे पहले स्थान पर किसे प्राप्त मिला भैया, अर्थात केरल को मिला है। केरल बार बार लगातार क्या है, चर्चा में रहा है। याद रखिएगा सबरीमाला मंदिर को लेकर भी, याद रखिए भगवान अयप्पा को लेकर के बार बार यह सामने रहा है। और फिर अभी जब क्या हुआ था, वहां पर एक हाथी के मुंह में क्या हुआ था, विस्फोटक पदार्थ रख देने के बाद भी कई बार चर्चा में रहा है। और फिर जो हिंदू बहनों के नहीं क्या होती है, मुस्लिम भाई लोग क्या कर लेते हैं पैसे के लालच में, या कैसे देखे होंगे, या हिंदू भाई लोग क्या है मुस्लिम बहनों को नहीं धर्म परिवर्तन जो करवा देते हैं ना, उसको लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था केरल को लेकर। सबसे ज्यादा याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है भैया, तो याद रखिए 1966 से 1969। अगला प्रश्न आपके, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा सामान्य रूप से वह कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, मजा आता है दोस्त, बस मजा देखिए। हाल ही में किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड किया है, तो ये याद रखिएगा क्रिस्टोना कोचा ने सबसे अधिक दिन क्या है भैया, अर्थात अंतरिक्ष में बिताया है, यह जान लीजिएगा। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो हेमंत सोरेन ने ली है ना भैया। और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एक याद रखिएगा प्रमुखों में से एक हैं। कौन, हेमंत सोरेन, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, अभी बताऊंगा कुल कितना सीट जीती है भैया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 81 झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से सबसे ज्यादा JMM ही ने जीता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो 1885 में हुई है। कब हुई है, 1885 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है भैया, पर्ल है क्या है भैया, भारत में नवनिर्मित एक राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, जी नहीं, पर्ल एक कंप्यूटर भाषा है। क्या है, पर्ल एक कंप्यूटर भाषा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, और यह प्रश्न इतना शानदार है दोस्तों जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो किस में नहीं होती, मैं भी देख लेता हूं, कार्बोहाइड्रेट में अर्थात ऊर्जा नहीं होती है, होती है भैया प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे देखिए, हाल ही में FAS टैग चर्चा में रहा, यह संबंधित है किससे भैया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। याद रखिए जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहूं समझो उसका आने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। तो यह किससे है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम से है। फास्ट टैग का, अगर जो लोग फास्ट टैग का यूज करेंगे वह लोग टोल में क्या है पहले ही क्या कर देंगे भैया, एक कोड है वो पहले ही पैसा जमा हो जाएगा, उनको टोल पे रुकने की जरूरत नहीं होगी, बस वह मशीन ऐसे लगाएंगे उनका पैसा जमा होगा वो अपने से चले जाएंगे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे प्रश्न अपना शानदार है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, जाहिर सी बात है कब किया
गया। अगर 1950 में योजना आयोग आई थी तो योजना आयोग को जांचने के लिए ही तो राष्ट्रीय विकास परिषद आया था। तो कब आया था? 1952 ईस्वी में। कब आया था भैया? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो जाहिर सी बात है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ना। गाजर ओजर खाइए भैया ज़्यादा से ज़्यादा, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घेंघा किससे होता है? तो आपके सामने है विटामिन डी वाले से है और स्कर्वी विटामिन सी वाले से है, यह जानना। लेकिन यहाँ पर क्या है? ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो गणपति एवं शिवाजी, ठीक है ना, तो गाना बना था, याद रखिएगा, ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ, याद रखिएगा ना। यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक नहीं था, याद रखिए, ये आपके लिए सिर्फ उत्सव के लिए था। शानदार प्रश्न यहाँ पर है, ये जानिए आप लोग। तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव किससे? बाल गंगाधर तिलक, यह नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में आधारी अंक पद्धति का ही यूज किया जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में वन क्षेत्र की स्थिति से ये आ गया 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला किसका है? ये मजेदार प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। असम, ठीक है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल। तो याद रखिएगा मेरे भाई, मिजोरम है सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से जिसका स्थान है वह मिजोरम है। 85% वन, याद रखिएगा, प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में है, यह जानना कुल क्षेत्रफल का, यह जानना चाहिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है कि याद रखिएगा किसके किससे भैया? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, याद रखिए ये एकदम सही है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एकदम सत्य बात है, ये यही सही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की यह एक संयुक्त परियोजना है। कौन भैया? भाखड़ा नागल परियोजना। किससे संबंधित है? सतलज नदी से संबंधित है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नागल परियोजना, यह जानना आपके लिए जरूरी है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा एक कार्य करता है? तो कीबोर्ड, स्कैनर नहीं भैया, आइकॉन बिल्कुल नहीं, ट्रैक बॉल करता है माउस जैसा कार्य, याद रखिएगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देख रहा है, मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? क्या एम स्वामीनाथन ने लिखा है? ये भी याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरत है। लेकिन यह इन्होंने भारतीय कृषि का इतिहास नहीं लिखा है, किसने लिखा है? MS रंधावा ने लिखा है, याद रखिएगा, रंधावा, MS रंधावा ने लिखा है भैया, मोहिंदर सिंह रंधावा इनका नाम है पूरा, यह जान लीजिए। और हरित क्रांति में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भले जनक MS स्वामीनाथन है, यह जानकर आपको अच्छा लगा हो। अगला प्रश्न आपके जरूरी लिए है, पृथ्वीराज सिंह रूपन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मॉरिशस के ही राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। अब मॉरिशस आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, खुद जानते हैं कि जब आप मॉरिशस का नाम लेते हैं तो आपको हिंद महासागर की याद आती होगी, क्या आती है? क्या कमेंट करके बताइए। और अगर बहुत जानकार हैं तो इसका मैप खींच करके नहीं, एक गोला बना करके आप सेंड जरूर करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। भीम सिंह की आईडी है, भीम सिंह GS गुरु नाम की फेसबुक आईडी है, उसी पर आप जरूर मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल देखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑर्नेट क्या है? ठीक है, ER, ठीक है, NET क्या है भैया? दूरदर्शन का एक धारावाहिक कार्यक्रम, जी नहीं। विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला नेट, बिल्कुल नहीं। एक कंप्यूटर नेटवर्क, जी हाँ एकदम सही है मेरे भाई, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है, जानना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा होती है, घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है, क्या यह सही है?
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा? जी हाँ, एकदम सही है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब कोई कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण 0 डिग्री से क्या करती है, कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती है ना, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या करती है? कॉरियोलिस प्रभाव के कारण। कॉरियोलिस प्रभाव क्या होता है? याद रखिए, एक प्रकार का बल है जो क्या होता है, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में क्या विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे क्या करता है, यह बल कार्य करता है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध से जब कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो अपने दाईं तरफ क्या कर देता है, प्रक्षेपित कर देता था, दाईं ओर मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा, तो जब दाईं ओर मुड़ेगी और ऐसे चलेगी तो आप खुद देख रहे हो क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जब चलेगी ऐसे मुड़ेगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो वहीं जब उत्तरी गोलार्ध से कोई दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रवेश करती है तो यह अपने बाईं ओर मुड़ती है। जब बाईं ओर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज बनेगा ना। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा होती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला, और जलधारा जो होती है इसके उल्टा होता है, यह जान लीजिए। जलधारा इसके उल्टा। किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा, लाल हृदया लाल, याद रखिएगा, इन्होंने ही गदर पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। और मैंने अपने पीछे वीडियो में नहीं गदर पार्टी की स्थापना की डेट भी मैचिंग करवाई थी, याद करिए पीछे वीडियो में जाकर। जो बच्चे नहीं देखे हैं वह याद करें, देख लें। और जितने भी मैंने क्या है मॉक टेस्ट करवाए हैं, वादा करता हूं उससे भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अभी आपके लिए और बहुत सारे टेस्ट 1-2 बचे हैं जो दिल्ली स्पेशल से संबंधित भी आएंगे। या बहुत शानदार बात है, याद रखिएगा दोस्त। अगले बात करता हूं, यमुना नदी का उद्गम होता है कहां से? अमरकंटक से, रोहतांग दर्रा से? जी नहीं, बंदर पुच्छ से होता है। कौन होता है? यमुनोत्री नामक एक ग्लेशियर है और वह कहाँ भैया, बंदर पुच्छ में है। वही बंदर पुच्छ से ही अर्थात यमुना का उद्गम होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए। देखे होंगे बच्चों की क्या होती है, कोई पैर टेढ़ा हो जाता है, कहीं हाथ टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है भैया? तो इसका कारण विटामिन डी है, याद रखिए। विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसलिए बच्चों को खेलने उलने दिए भैया धूप वूप में। केरल राज्य की प्रमुख झील निम्न में से कौन है? तो केरल राज्य की प्रमुख झील याद रखिए, डल झील, बुलर झील, ये तो दोनों जम्मू कश्मीर। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील भी बुलर झील है, याद रखिएगा। सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की झील है, याद रखिए। और ये पेरियार है, कहाँ भैया? केरल की झील, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए का संबंध रक्त का थक्का से है। ठीक है, किससे है भैया? विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो याद रखिए विटामिन के की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों मेरे दोस्त? अगर आपके ऐसे ब्लड मतलब कोई स्किन कट जाती है, किसी भी कारण गिर जाइए, ब्लेड से कट जाए, कुछ भी औजार से कट जाता है, तो देखे होंगे खून बहना प्रारंभ होता है ना, ब्लड निकलना प्रारंभ होता है। और ब्लड जब निकलता है तो ठीक है, थोड़ी बात देखे होंगे कि आप अगर ऐसे दाबे रहते हैं थोड़ी देर तक वह रुक जाता है ना, यह जानना आपके जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि वह थक्का बन जाता है, अर्थात उसमें एक लेयर परत चढ़ जाती है जिससे फिर वह क्या है, अंदर का खून बाहर नहीं आने देती है ना। ये किसके कारण? विटामिन के ही कारण होता है, याद रखिए। अगर इसकी कमी हो जाए बहुत बड़ा दिक्कत होता है, यह जानना चाहिए। आगे है, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न भी अपने आप में से याद है
है। और आनंद मठ का अभी नाम ले रहे थे ना, याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वहीं से है भैया, याद रखिएगा, नहीं आनंद मठ से ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब अपनाया है, ठीक है, ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, जी हाँ बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है 26 जनवरी 1950। आगे देखिए, ओ सॉरी 24 जनवरी, तो सॉरी माफ चाहता हूँ, 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने अपनाया था। अगला बात है लॉजिक गेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार की सर्किट है, याद रखिएगा। लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार की सर्किट है, यह भी शानदार प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही आंसर दीजिए। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किससे संबंधित है, सतलज से संबंधित है। हीराकुंड किससे, महानदी से, ठीक है। इडुक्की किससे है, पेरियार से। और नागार्जुन किससे, याद रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये और ये बहुत शानदार है, ये चारों याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, याद रखिएगा। तो 4 3 2 1 अर्थात बी नंबर, दूसरा नंबर आपका सही है यह भी प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके लिए है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर क्या उपलब्ध नहीं है, 5वीं प्रकार के कंप्यूटर में, तो याद रखिए निर्वात ट्यूब क्या होता है, याद रखिएगा, अर्थात निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, ये बात एकदम सत्य है, बाकी सब है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का जो प्रतिमाह वेतन यहाँ पर दे दिया है वह 1.5 लाख रुपए, ये पुराना वाला है, याद रखिएगा। वर्तमान में मैं यही बताना चाहता था कि अगर ऐसे भी प्रश्न आ जाए तो इनको भी, वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह है, याद रखिएगा। कितना है भैया, 5 लाख रुपए प्रतिमाह, अर्थात आपके नहीं राष्ट्रपति जी पाते हैं वर्तमान में नहीं। ये पिछला था 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह, यह जानना आपके लिए जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये जान लीजिएगा। अब अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना, तो सभी का नहीं एक डाटा निकाल लेंगे कि भारत के अर्थात राष्ट्रपति का इतना है, अच्छा वो गॉड, तो मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा, तो कहोगे 2,80,000। न्यायाधीशों का कितना है सुप्रीम कोर्ट के, तो 2,50,000, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तो 2,25,000। ऐसे अगर आप देखोगे तो सबका, आपका राज्यपाल का 3.5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, अगर ऐसे देख लोगे तो आपका सब मिल जाएगा। फिर कहोगे प्रधानमंत्री का कितना है, तो 1,60,000 है इस समय। क्यों, क्योंकि एक प्रधानमंत्री संसद के रूप में ही पाता है, याद रखिएगा, संसद, और इनके वेतनों में अभी 30% की कटौती की गई है, यह जानना चाहिए सभी सांसदों के ना, सभी सांसदों के वेतनों में 30% की कटौती की गई है कोरोना दौरान के कारण, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो इसमें भी कटौती हो गई है, यह जान लीजिए, तो ये फिक्स नहीं होता है। और दुनिया में एक ही संस्था है, वह संसद क्या करती है भैया, जहाँ के सांसद अपनी वेतन को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। विधानसभा में भी है ये काम और यहाँ केंद्र में भी, अर्थात राज्य और केंद्र दोनों। अगर आपसे कहे कि आप वेतन अपना बढ़ा लीजिए तो कितना करेंगे, कहेंगे मेरा डायरेक्ट करोड़ों में करो मेरे भाई, मुझे कम लगता है ना। तो याद रखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 लाख रुपए वर्तमान में है, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। यह सुविधा जाहिर सी बात है ईमेल कहलाएगी ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान को जब भेजोगे तो जाहिर सी बात है, इसमें बताने की तो जरूरत नहीं है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन, कोलंबस, ठीक है, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस, याद रखिए सी ब्रेन है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सी ब्रेन पहला कंप्यूटर वायरस था, दिखाई दिया था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी कहानी याद रखिएगा। तो बृहद एकीकृत परिपथ याद रखिएगा, ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है, एक भैया बृहद एकीकृत परिपथ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला है लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन है। अगर वर्तमान को पूछ लेता तो सब लोग बताते हैं हिरण्य सिंह चौधरी साहब है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। और वहाँ राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब है विपक्ष के नेता, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा मत सोचिएगा। तो कौन थे,
यशवंत भाई चौहान थे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ये प्रश्न भी। और वर्तमान में मैंने बताया अधीरन चौधरी साहब जी को ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण, यह किससे संबंधित है? ये प्रश्न बन रहा है। याद रखिएगा अनुच्छेद 20 में क्या दिया है? दोष सिद्ध के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण दिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक में राज्य सरकार, केंद्र सरकार जी नहीं, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में यह बात दी गई है। अगला प्रश्न आपके अगला है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में एक कथन सही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी JMM बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही है। झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की सीट कितना है भैया? 81 है। जी हाँ, वर्तमान में झारखंड में JMM और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनी है। तो जी हाँ एकदम भैया। तो याद रखिएगा इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। और इस तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सबके स्नेह और प्यार से मैंने यह भी लेक्चर बड़े सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक क्या है, कंप्लीट किया है। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो नहीं आया तो सर का वीडियो आएगा, नितिन सर पढ़ाएंगे आपको या कोई और सर पढ़ाएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट अभी ज़रूर आएंगे। थोड़ा सा मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर मैं ना आया किसी कारणवश तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आपको हर चीज़ स्टडी 91 अच्छे से अच्छा देगा, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपका स्नेह प्यार अगर रहा तो मेरी माताजी की तबीयत अगर ठीक हो जाती है तो फिर मैं कल आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी का स्नेह प्यार मेरे ऊपर बना रहे। बहुत बहुत आभार व्यक्त, धन्यवाद। जय हिंद।